नमस्कार बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज अपन बीएससी थर्ड में एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी बीएससी पार्ट थर्ड, इसमें आज अपन एक नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रहेगा आपका पेपर थर्ड। बीएससी थर्ड में आपका पेपर थर्ड, ठीक है। ये वाला जो आपका पेपर है इसके अंदर दो बुक है। ये जो पेपर है इसमें कितनी बुक रहेगी आपकी? दो बुक रहेगी। नंबर फर्स्ट जिसका नाम रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण। नंबर फर्स्ट आपकी बुक है जिसका नाम रहेगा संख्यात्मक विश्लेषण, जिसके अंदर 3 यूनिट है। इसके अंदर कितनी यूनिट है बच्चों? 3 यूनिट। कौन सी वाली? नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड में। नंबर सेकंड आपकी जो बुक है उसका नाम रहेगा ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी यानी कि एस्टिमेशन। फर्स्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस, सेकंड है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी यानी कि एस्टिमेशन। ये वाली जो बुक है इसके अंदर 2 यूनिट रहेगी। कितनी यूनिट रहेगी बच्चों? 2 यूनिट। कौन सी वाली? नंबर 4 और नंबर 5। यानी कि कुल मिलाकर 3 यूनिट इस बुक के अंदर है और 2 यूनिट इस बुक के अंदर है। यानी कि टोटल कितनी यूनिट हुई? 5 यूनिट। यानी कि आपका पेपर नंबर थर्ड कंप्लीट हुई। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करोगे कौन सी बुक? ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। यानी कि कल से आपको बुक लेकर आनी है कौन सी? एस्टिमेशन। ठीक है। और ये वाली जो बुक है इसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 5 पे। ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में जो लास्ट वाली यूनिट है नंबर 5, वो आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। ये जो आपकी यूनिट नंबर 5 है इसके अंदर कंप्लीटली 2 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बच्चों? 2 चैप्टर। फर्स्ट आपका जो चैप्टर है उसका नाम रहेगा असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या नाम रहेगा बच्चों? असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी कि नियतन समस्या। क्या नाम रहेगा? नियतन समस्या। और सेकंड आपका जो चैप्टर है उसका नाम रहेगा बच्चों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी कि परिवहन समस्या। नंबर 5 यूनिट है। 2 चैप्टर आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यानी कि इस यूनिट में एक क्वेश्चन इस चैप्टर का आएगा और एक क्वेश्चन इस चैप्टर का आएगा। अपन दोनों क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर कौन सा? असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी कि नियतन समस्याएं भी। ठीक है। चलो जी, हेडिंग लिखते हैं। आपका जो न्यू चैप्टर है यूनिट 5 है उसका नाम रहेगा असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी कि नियतन समस्याएं। नियतन समस्याएं, नियतन समस्याएं। ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा कि नियतन समस्याएं होती क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे। नियतन समस्या किसे कहते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में आने वाले। तो जो क्वेश्चन है उसका टाइप मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ये आपका जो चैप्टर रहेगा इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बॉक्स टाइप के आपको मिलेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन है वो बॉक्स टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। ठीक है। तो बॉक्स टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा? ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा इसमें लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ एक एंट्री है, उनका नाम रहेगा व्यक्ति। जैसे नाम लिख रहा हूं ए, यहाँ पर नाम लिख रहा हूं बी, यहाँ पर नाम लिख रहा हूं सी। और राइट साइड में जैसे मैंने लिख दिया वर्क, जैसे कार्य, नंबर फर्स्ट है, नंबर सेकंड है और नंबर थर्ड है। अपन एक आइडिया, रफ आइडिया बना रहे हैं। लेफ्ट साइड में जैसे 3 व्यक्ति आपको दिया है और राइट साइड में 3 कार्य आपको दिए हैं और बीच में आपके पास एंट्री आएगी। बीच में आपके पास एंट्री आएगी जैसे यहाँ पर C11, C12, C13। यहाँ पर लिखा C21, C22 और यहाँ पर लिखा C23। फिर लिखा C31, C32, यहाँ पर लिखा C33। ये जो एंट्री लिखी है C11, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है कि ए व्यक्ति के द्वारा फर्स्ट कार्य को कंप्लीट करने के लिए लिया गया खर्चा या फिर कॉस्ट। C12 का अर्थ है कि ए व्यक्ति के द्वारा सेकंड कार्य अगर किया जाता है तो जो कॉस्ट है उसका नाम क्या है? C12। इसी प्रकार ए व्यक्ति के द्वारा थर्ड कार्य को कंप्लीट करने के लिए ली गई कॉस्ट है उसका नाम क्या लिखा है? C13। इसी प्रकार आप लोग लिखोगे C31 जो है उसका अर्थ क्या होता है कि सी व्यक्ति के द्वारा फर्स्ट कार्य को करने में लिया गया खर्चा या फिर कॉस्ट।
थर्ड व्यक्ति के द्वारा सेकंड कार्य को करने में लिया गया जो खर्चा है या फिर जो कॉस्ट है वो क्या है, C312। यानी कि इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स आपको दिया है इसके अंदर क्या लिखी हुई मिलेगी आपको, कॉस्ट। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम होता है कॉस्ट मैट्रिक्स। नाम क्या होता है बच्चों, कॉस्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर व्यक्ति, यहाँ पर कार्य होंगे, ठीक है। तो नियतन समस्या जो होती है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है कि स्मॉल n विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, स्मॉल n विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा स्मॉल n विभिन्न कार्यों को, यानी कि व्यक्तियों की संख्या और कार्यों की संख्या जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या लिखोगे, स्मॉल n विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा स्मॉल n विभिन्न कार्यों को न्यूनतम या फिर अधिकतम खर्च के साथ संपन्न करवाना ही नियतन समस्या कहलाती है। यानी कि आपका टारगेट क्या है कि ये जो व्यक्ति है इनके द्वारा ये वाले जो कार्य है वो कंप्लीट करवाने, और टारगेट क्या रहना चाहिए कि इन व्यक्तियों के द्वारा इन कार्यों को कंप्लीट करवाने के लिए जो खर्चा लगता है वो या तो अधिकतम होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, न्यूनतम। लगभग क्वेश्चन में आपका जो टारगेट रहता है वो न्यूनतम का रहता है। जैसे अगर बात करते हैं अपन खर्चे की, व्यक्तियों के द्वारा अगर कार्य आप लोग कंप्लीट करवा रहे हो तो आपका खर्चा लगता है वो खर्चा क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। लेकिन अगर बात करते हो आप लोग लाभ की, प्रॉफिट की बात करते हो, क्या किसकी बात कर रहे हो आप लोग, प्रॉफिट की। जैसे इन व्यक्तियों के द्वारा इन कार्यों को करने के लिए ये जो मैट्रिक्स दिए, ये अगर मैट्रिक्स दिया आपको प्रॉफिट की, जैसे पहले व्यक्ति के द्वारा पहला कार्य करने के लिए करने पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो क्या है, C11। अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हो उस केस में जो आपका टारगेट रहेगा वो मैक्सिमाइजेशन का होगा, यानी कि अधिकतमीकरण। क्यों, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा कार्यों को करने पर अगर लाभ होता है तो लाभ का टारगेट क्या होता है, अधिकतम। अधिकतम लाभ होगा तभी अपन को फायदा होगा। अगर बात आती है खर्चे की तो खर्चा क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अगर किसी स्पेशल क्वेश्चन में मैट्रिक्स लाभ वाली मैट्रिक्स है तो उस क्वेश्चन का जो उद्देश्य होता है वो मैक्सिमाइजेशन का होता है। लेकिन अगर बात आती है खर्चे की या फिर टाइम लगने की बात आती है तो ऐसे क्वेश्चन का जो टारगेट होता है वो क्या होता है, न्यूनतम। यानी कि मेन बात है कि नियतन समस्या में जो क्वेश्चन होता है उसमें स्मॉल n व्यक्तियों के द्वारा स्मॉल n कार्यों को कंप्लीट करवाया जाता है, और कंप्लीट करवाने पर टारगेट रहता है कि जो टोटल खर्च आता है वो न्यूनतम रहे या फिर अधिकतम रहे। ऐसे जो समस्या होती है उसका नाम ही क्या होता है, नियतन समस्या। यानी कि आपको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति के द्वारा कौन सा कार्य करवाया जाए ताकि टोटल जो खर्च है वो या तो न्यूनतम या फिर अधिकतम। यानी कि इन व्यक्तियों को ये वाले कार्य अलॉट करने हैं। क्या करने हैं, अलॉट करने हैं कि कौन से के द्वारा कौन सा अपन करवाए ताकि खर्चा तो न्यूनतम हो या फिर लाभ की बात करें वो क्या हो, अधिकतम। तो एक बार लास्ट बार मैं क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं किसको, नियतन समस्या को। तो डेफिनेशन आप लोग लिखोगे क्या, स्मॉल n विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा स्मॉल n विभिन्न कार्यों को न्यूनतम या फिर अधिकतम न्यूनतम या फिर अधिकतम खर्च के साथ संपन्न करवाना ही नियतन समस्या कहलाती है। ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलो भी उसके बाद में अपन लिखेंगे एक नोट। क्या लिखोगे आप लोग, नोट लिखोगे, ठीक है। नोट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक नंबर नाम लिख रहा हूं संतुलित नियतन समस्या, संतुलित नियतन समस्या, ठीक है। संतुलित नियतन समस्या होती क्या है, फिर सेकंड आपको लिखना है असंतुलित नियतन समस्या, असंतुलित नियतन समस्या, नियतन समस्या। इन दोनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको चेक करना होगा कि दी गई नियतन समस्या संतुलित है या नहीं। तो क्या लिखोगे, यदि दी गई नियतन समस्या में व्यक्तियों और कार्यों की संख्या अगर समान है, अर्थात पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर समान है तो ऐसी नियतन समस्या संतुलित नियतन समस्या कहलाती है। अर्थात क्या होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम सेम होने चाहिए। जैसे पीछे वाला आपका उदाहरण था उसमें 3 व्यक्ति और 3 क्या थे, कार्य थे। 3 व्यक्ति और 3 कार्य, यानी कि 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ थे, सेम सेम। आई और जे का मान क्या रहा है, सेम सेम। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसका नाम था संतुलित नियतन समस्या। अब यदि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल नहीं है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल नहीं है तो ऐसे नियतन समस्या का नाम होता है बच्चों असंतुलित नियतन समस्या। यदि दी गई नियतन समस्या में व्यक्तियों और कार्यों की संख्या समान ना हो,
अर्थात पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल ना हो, तो ऐसे नियतन समस्या को क्या बोलते हैं? असंतुलित नियतन समस्या कहते हैं भाई। ठीक है, ये हो गई आपकी संतुलित और असंतुलित नियतन समस्या। ठीक है, अब आ जाओ भी बात करते हैं। आपका एक ही क्वेश्चन आएगा कि नियतन समस्या को हल करो, यानी कि आपको हेडिंग लिखनी है क्या? नियतन समस्या का हल, नियतन समस्या का हल। ठीक है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है, जो आपकी मैट्रिक्स दी थी, उसको क्या करना है? नियतन समस्या को क्या करना है? हल करना है। तो हल करने की एक ही विधि है, उस विधि का नाम लिखना है आपको हंगेरियन विधि। क्या नाम लिखना है आपको? हंगेरियन विधि। तो क्या लिखोगे? हंगेरियन विधि से निम्न प्रकार से हल करते। जो नियतन समस्या है उसको अपन क्या करते हैं? हंगेरियन विधि से निम्न प्रकार से हल करते हैं। अब अगर हंगेरियन विधि लगा रहे हो तो उसके अंदर कुछ एक स्टेप होती है जो कि अपन को याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हंगेरियन विधि में स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी नियतन समस्या है उसको अगर आप लोग हंगेरियन विधि से हल कर रहे हो तो हंगेरियन विधि की दो कंडीशन होती है। स्टेप फर्स्ट में अगर नियतन समस्या को हंगेरियन से हल करना है तो हंगेरियन विधि की दो कंडीशन होती है, वो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो कंडीशन क्या होती है कि नियतन समस्या संतुलित व मिनिमाइजेशन की होनी चाहिए। अगर आप लोग दी गई नियतन समस्या को हंगेरियन विधि से हल कर रहे हो तो दो कंडीशन संतुष्ट होने चाहिए। क्वेश्चन का जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए बच्चों? मिनिमाइजेशन का होना चाहिए, यानी कि आपका जो उद्देश्य है वो न्यूनतमीकरण का होना चाहिए। और दी गई नियतन समस्या क्या होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। यानी कि दी गई नियतन समस्या में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सेम होनी चाहिए और उद्देश्य क्या होना चाहिए? मिनिमाइजेशन का होना चाहिए। अब अपन सोचते हैं अगर संतुलित और मिनिमाइजेशन किया तो हंगेरियन विधि से अपन हल करेंगे। अगर क्वेश्चन में दी गई नियतन समस्या संतुलित नहीं है तो अपन क्या करेंगे? उसके लिए एक एरो लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? एरो लिख रहा हूं। एरो में क्या लिखोगे कि यदि आपकी नियतन समस्या है वो क्या है? असंतुलित है। अगर आपकी जो नियतन समस्या है वो क्या है? असंतुलित है, तो उसको क्या करते हैं? संतुलित में बदलते। सबसे पहले क्या करोगे? असंतुलित है तो संतुलित में बदलते हैं, और बदलने का तरीका क्या है? छद्म पंक्ति या छद्म स्तंभ लेकर कैसे? जैसे देखो, अगर आपकी असंतुलित है, जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण लिख रहा हूं, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सेकंड लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे आपका क्वेश्चन 1 2 3, फिर लिखा 4 5 6। अगर आपका ये वाला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में आप लोग बोलोगे कि आपकी जो नियतन समस्या है वो क्या है? असंतुलित है। असंतुलित क्यों? क्योंकि दो पंक्तियां और तीन स्तंभ है। तो अगर हंगेरियन से हल करना है तो दी गई नियतन समस्या को पहले क्या करना है? संतुलित में चेंज करना है। और संतुलित में चेंज करने के लिए ब्रैकेट में तरीका लिखा है कि या तो छद्म पंक्ति लेते हैं या फिर छद्म स्तंभ। छद्म का अर्थ होता है आभासी, यानी कि केवल मात्र कल्पना करनी है। तो इसको संतुलित करने के लिए अगर इसके अंदर 3 स्तंभ है और 2 पंक्तियां हैं तो इसके अंदर कम संख्या किसकी है? पंक्तियों की। अगर पंक्तियों की संख्या कम है तो एक पंक्ति एक्स्ट्रा अपन लेते हैं। जैसे इसके अंदर एक पंक्ति की कमी है तो एक आभासी पंक्ति अपन लेते हैं। तो लिखोगे 1 2 3, फिर 4 5 और 6। एक आभासी पंक्ति अगर आपने ली है तो मानकर चलो कि जैसे दो व्यक्ति थे ए बी, ठीक है, यहाँ पर 3 कार्य, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आभासी पंक्ति, यानी कि एक आभासी व्यक्ति सोचना है। आभासी का अर्थ है कि केवल मात्र हवा में अपन बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो ये वाला व्यक्ति है क्या? एक्चुअली में नहीं है। अगर व्यक्ति नहीं है तो ये वाला कार्य करने के लिए कितना खर्चा लेगा? कुछ भी नहीं, यानी कि 0 लिखना है। अगर व्यक्ति नहीं है तो ये कार्य करने के लिए खर्चा लेगा क्या? नहीं लेगा।
यानी कि आभासी पंक्ति में जो एंट्री होती है वो कॉस्ट जो होती है वो क्या लिखनी है आपको, 0 0 और 0। तो यहाँ पर आपको लिखना है 0 0 और 0। अब चेक करो 3 पंक्तियां और कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। तो ये क्या बन गई, संतुलित। यानी कि असंतुलित होती है उसको पहले आप लोग क्या करते हो बच्चों, संतुलित में चेंज करते हो। और संतुलित में चेंज करने का तरीका क्या होता है, या तो आभासी पंक्ति लेते हो या फिर आभासी स्तंभ। जैसे ये वाला उदाहरण है, तो इस उदाहरण में आपको क्या करना है, जैसे क्या करोगे, इसके अंदर कम किसकी संख्या है, स्तंभों की। 2 स्तंभ आपके पास थे, 1 2 3 4 5 6, एक की कमी है तो एक आभासी स्तंभ, यानी कि एक आभासी कार्य आप लोग लोगे नंबर 3। अगर ये वाला कार्य नहीं है तो पहले व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा, तो खर्चा लेगा क्या, नहीं लेगा। यानी कि जो आप लोग आभासी मानते हो उसकी कॉस्ट आपको लिखनी है कितनी, 0 0 और 0। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्शन आपका था कि संतुलित होने चाहिए, अगर संतुलित नहीं है अर्थात असंतुलित है तो उसको संतुलित में चेंज करते हो। कैसे चेंज करते हो, इस प्रकार से अपन चेंज करते हैं। अब सेकंड आपका ऑब्जेक्शन आएगा स्टेप फर्स्ट में। सेकंड ऑब्जेक्शन आएगा कि जो टारगेट है वो किसका होना चाहिए, मिनिमाइजेशन का। अगर आपका लाभ वाला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि अधिकतम लाभ के लिए हल कर। अगर उद्देश्य आपका मैक्सिमाइजेशन का आ जाए तो उसको क्या करना है, मिनिमाइजेशन में चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है उसके लिए लिखो, नेक्स्ट एरो लिख रहा हूं कि यदि उद्देश्य, क्वेश्चन का उद्देश्य मैक्सिमाइजेशन का है तब उसे मिनिमाइजेशन में चेंज करते, मिनिमाइजेशन में निम्नतमीकरण में बदलते। ठीक है, अब बदलने का तरीका ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि सभी कॉस्ट यानी कि लागत को -1 से गुणा करके, -1 से गुणा करके। यानी कि आपका अगर उद्देश्य फलन क्वेश्चन में लिखा है अधिकतम लाभ हेतु हल कर, अगर आप लोग हंगेरियन विधि से हल कर रहे हो तो स्टेप फर्स्ट में 2 कंडीशन होती है, संतुलित और मिनिमाइजेशन। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन है तो उसको मिनिमाइजेशन में चेंज करना है। चेंज करने का तरीका आपने लिखा है कि प्रत्येक कॉस्ट को -1 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है बच्चों, -1 से गुणा करना है। जैसे आपका क्वेश्चन है कि अधिकतम लाभ हेतु हल कर, और आपका क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, स्टेप फर्स्ट में जो आपकी मैट्रिक्स है उसमें प्रत्येक कॉस्ट को -1 से गुणा। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, इस अकॉर्डिंग आप लोग लिखोगे। तो अगर माइनस से गुणा कर दिया तो इसका जो उद्देश्य फलन आएगा वो मिनिमाइजेशन में चेंज होगा। कैसे होता है भाई ये चेंज, इसका जो रिजल्ट होता है ये होता है किस आधार पर, जैसे 3 संख्याएं मैंने लिखी है 50 100 और 200। ठीक है, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप लोग बोलोगे 200। क्या बोलोगे, 200। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 200 है। सही है। अब अगर आप लोग माइनस से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर -50 -2 और क्या रहा है -200। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, -200। यानी कि जो संख्या सबसे बड़ी होती है फिर उनको माइनस से गुणा कर देते हो तो वही संख्या क्या होती है, सबसे छोटी। वही संख्या क्या होती है, सबसे छोटी। इसी प्रकार कि 3 संख्याओं में जो संख्या सबसे छोटी है और उनको अगर माइनस से गुणा कर दिया तो वही संख्या क्या बनेगी, सबसे बड़ी। यानी कि हंगेरियन विधि से अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो जो न्यूनतम सॉल्यूशन आएगा उसके बाद में अगर चिन्ह चेंज कर दोगे तो न्यूनतम के संगत जो आंसर आ रहा है वही आपका सॉल्यूशन आएगा, क्या, अधिकतम। अगर आपको अधिकतम लाभ ज्ञात करना है तो पहले हंगेरियन विधि से आप लोग क्या करोगे, न्यूनतम मान ज्ञात करोगे, फिर न्यूनतम का चिन्ह चेंज कर दोगे तो वही आपका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ये थे बच्चों आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या थी स्टेप फर्स्ट, क्या बोला आपने कि जो नियतन समस्या है उसको हल करने की जो विधि है उसका नाम क्या होता है, हंगेरियन विधि। हंगेरियन विधि में कुछ एक स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आप लोग बोलोगे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन संतुलित होनी चाहिए, नहीं है तो संतुलित में चेंज करते हो। कैसे चेंज करते हो, छद्म पंक्ति या स्तंभ लेकर। सेकंड कंडीशन आपकी होती है क्या, मिनिमाइजेशन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर मैक्सिमाइजेशन का है तो प्रत्येक कॉस्ट को -1 से गुणा करके आप लोग क्या करते हो, मिनिमाइजेशन में चेंज करते हो। अगर ये दोनों कंडीशन आपने संतुष्ट करवा दी उसके बाद में आपको आना है स्टेप नंबर सेकंड में। किसमें आना है बच्चों, स्टेप नंबर सेकंड में। ठीक है, तो इसके बाद में अपन लिखेंगे स्टेप सेकंड। लिखेंगे क्या, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड जो होती है इसका नाम आपको नाम जो है वो आपको याद रखना, रो रिडक्शन।
मैट्रिक्स, रो रिडक्शन मैट्रिक्स, पंक्ति समानीकरण, पंक्ति समानीकरण मैट्रिक्स, पंक्ति समानीकरण मैट्रिक्स। ठीक है, अब सुनो, स्टेप फर्स्ट से प्राप्त जो मैट्रिक्स है, मैं क्वेश्चन की नहीं बोल रहा, क्वेश्चन जो है उसको सेट करके स्टेप फर्स्ट में जो आपके पास मैट्रिक्स आए थे उस मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति का पंक्ति समानीकरण किया जाता है, प्रत्येक पंक्ति का पंक्ति समानीकरण किया जाता है। अब पंक्ति समानीकरण कैसे किया जाता है, जैसे आई नंबर की पंक्ति का पंक्ति समानीकरण करना है तो आई नंबर की पंक्ति में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको उसी पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट में से घटाया जाता है। जैसे 4 नंबर की पंक्ति है, जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का समानीकरण करना है तो फर्स्ट रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट में से घटाना है। सेकेंड रो का समानीकरण करना है तो सेकेंड रो के सबसे छोटे एलिमेंट को केवल सेकेंड रो के एलिमेंट में से घटाना है। थर्ड में जो सबसे छोटा है उसको थर्ड में से घटाना है। फोर्थ में जो सबसे छोटा है उसको फोर्थ में से घटाना है। तो क्या बोलोगे कि सबसे पहले पंक्ति समानीकरण करते हैं और दी गई पंक्ति का पंक्ति समानीकरण करने के लिए उस पंक्ति के सबसे छोटे अवयवों को सभी अवयवों में से उसी पंक्ति के सभी अवयवों में से घटाते हैं। जैसे स्टेप फर्स्ट में आपके पास कोई मैट्रिक्स मानकर चलो, स्टेप फर्स्ट की मैट्रिक्स मानकर चल रहा हूं, जैसे 2 3 4 1 5 6 7 3 2 है। इसका क्या करना है, आपको पंक्ति समानीकरण करना है। स्टेप फर्स्ट से प्राप्त मैट्रिक्स का यहाँ पर पंक्ति समानीकरण करते हैं। कैसे, पहली पंक्ति में सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2 को सब में से घटाओ तो 0 1 2। स्टेप सेकंड में सेकंड रो में सबसे छोटा 1 है तो 1 को घटाओ तो कितना आएगा 0, फिर आएगा आपके पास कितना 4, फिर कितना आएगा 5 आएगा। थर्ड में सबसे छोटा क्या है 2 है तो इस 2 को घटाना है तो कितना आएगा आपके पास 5, फिर 1, फिर क्या आएगा 0। स्टेप फर्स्ट से प्राप्त मैट्रिक्स का पंक्ति समानीकरण किया जाता है और कैसे करते हैं, प्रत्येक रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उस एलिमेंट को उसी रो के सभी एलिमेंट में से घटाया जाता है। ठीक है, ये काम करने के बाद में आपके पास आएगी स्टेप नंबर थर्ड। क्या आएगी बच्चों, स्टेप नंबर थर्ड। ठीक है, स्टेप थर्ड का नाम लिखते हैं कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ समानीकरण, स्तंभ समानीकरण मैट्रिक्स, स्तंभ समानीकरण मैट्रिक्स। क्या करना है, स्टेप थर्ड से प्राप्त, स्टेप थर्ड से प्राप्त पंक्ति समानीकरण मैट्रिक्स का स्तंभ समानीकरण किया जाता है। स्टेप थर्ड से प्राप्त मैट्रिक्स का स्तंभ समानीकरण किया जाता है। अब स्तंभ समानीकरण करने के लिए आपको क्या करना है, पहले स्तंभ में जो सबसे छोटा है उसको सभी में से, दूसरे स्तंभ में जो सबसे छोटा है उसको सब में से, तीसरे स्तंभ में जो सबसे छोटा है उसको सब में से माइनस करना है। जैसे पहले स्तंभ में सबसे छोटा इस क्वेश्चन में आ रहा है, जैसे मैंने एक उदाहरण ही लिखा था ऐसे ही। ठीक है, पहले स्तंभ में जैसे सबसे छोटा क्या है 0 है तो 0 को घटाना है, 0 0 5 आ गया। दूसरे में सबसे छोटा आपके पास क्या है 1 है, क्या है बच्चों आपके पास है 1 है, तो 1 को इन तीनों में से घटाना है, कितना आएगा 0 3 और कितना लिखोगे 0। थर्ड में सबसे छोटा क्या है 0 है तो घटाओगे तो कितना आएगा 2 5 और 0। ये है आपकी कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, स्टेप 4। क्या करना होता है बच्चों आपको, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 का नाम लिखा जाता है जीरो असाइनमेंट, जीरो असाइनमेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं कि स्टेप थर्ड से प्राप्त जो मैट्रिक्स है, स्टेप थर्ड से प्राप्त जो मैट्रिक्स है उसका जीरो असाइनमेंट किया जाता है। अब जीरो असाइनमेंट का अर्थ क्या है कि जितने भी जीरो है उन पर 2 काम करने हैं, या तो 0 पर बॉक्स बनेगा या फिर 0 पर क्रॉस आएगा। स्टेप थर्ड से प्राप्त जो मैट्रिक्स है उसका शून्य निर्दिष्टीकरण किया जाता है, जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट का अर्थ क्या होता है, शून्य निर्दिष्टीकरण, शून्य निर्दिष्टीकरण, शून्य निर्दिष्टीकरण। और इसका अर्थ क्या होता है कि जितने भी जीरो है या उन पर या तो बॉक्स या फिर क्या बनना चाहिए, क्रॉस बनना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग जीरो असाइनमेंट हो गया। वो सही है या फिर नहीं है वो अपन आगे सोचेंगे। ठीक है, अब जीरो असाइनमेंट किया कैसे जाता है,
जीरो असाइनमेंट किया कैसे जाता है, तो जीरो असाइनमेंट के लिए ये जो सेम मैट्रिक्स है इसको आपको आगे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा 0 0 फिर 2 फिर 0 फिर लिखा 3 फिर लिखा 5 फिर लिखा 5 0 और 0। तो जीरो असाइनमेंट के कुछ एक नियम है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं। सबसे पहले पंक्ति में जीरो असाइनमेंट करते हैं, उसके पश्चात स्तंभों में अपन जीरो असाइनमेंट करते हैं। जीरो असाइनमेंट के लिए आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले पंक्ति में जीरो असाइनमेंट करते हैं, उसके पश्चात स्तंभ में जीरो असाइनमेंट करते हैं। अब बात करते हैं केवल पंक्ति की। अगर किसी दी गई पंक्ति में केवल एक जीरो है, अगर किसी दी गई पंक्ति में केवल एक जीरो है तो उस पर असाइनमेंट कर देते हैं। असाइनमेंट का अर्थ है बॉक्स, असाइनमेंट का अर्थ है बॉक्स। अगर किसी दी गई पंक्ति में केवल एक जीरो है तो उस पर असाइनमेंट कर देते हैं। अगर पंक्ति में असाइनमेंट कर रहे हो तो उस असाइनमेंट वाले जीरो के संगत स्तंभ में अगर कोई अन्य जीरो है तो उसको काट देते हैं। नियम आपको याद रखना है, अगर किसी पंक्ति में केवल एक जीरो है तो उस जीरो पर असाइनमेंट कर देते हैं, यानी कि बॉक्स बना देते हैं। फिर उस बॉक्स वाले जीरो के संगत स्तंभ को अपन चेक करते हैं, अगर उस स्तंभ में कोई अन्य जीरो है तो उसको काट देते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी स्टेप आएगी कि अगर किसी पंक्ति में एक से ज्यादा जीरो है, अगर किसी पंक्ति में एक से ज्यादा जीरो है तो उसमें नियतन नहीं किया जाता, उस पंक्ति को छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तो केवल दो लाइन आपको याद रखनी है कि अगर किसी पंक्ति में केवल एक जीरो है, केवल एक दिखाई दे तो उस पर कर देते हैं, यानी कि बॉक्स बना देते हैं, और बनाते ही संगत स्तंभ के कोई जीरो है तो उसको काट देते हैं। ठीक है, अगर किसी पंक्ति में एक से ज्यादा जीरो है तो उस पंक्ति को छोड़ देते हैं। जैसे इसमें देखो, सबसे पहले पंक्तियों में करें तो पहली पंक्ति में कितने जीरो है? 2 जीरो है। एक से ज्यादा जीरो है तो उसको छोड़ देते हैं। फिर सेकंड में इसमें कितने जीरो है? 1 है। एक जीरो है तो उस पर नियतन कर देते हैं, और करते ही पंक्ति में कर रहे हो ना तो संगत स्तंभ में चेक करना है, अगर संगत स्तंभ में कोई जीरो है तो उसको काट देते हैं। अब आ जाओ नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में कितने जीरो है? एक से ज्यादा है। कितने जीरो है? एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा हो तो छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है जी, पंक्तियों का काम कंप्लीट। अब क्या करना है? स्तंभों में, पहले स्तंभ में अब चेक करना है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। पहले स्तंभ में एक भी जीरो नहीं है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो पहले स्तंभ में एक भी जीरो नहीं है। दूसरे स्तंभ में कितने जीरो है? एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो छोड़ देते हैं। अब तीसरे स्तंभ में चेक करोगे, एक जीरो है। जब एक जीरो है तो उस पर कर देते हैं, और करते ही आपको चेक करना है। स्तंभ में कर रहे हो तो पंक्ति को चेक करना है, स्तंभ में कर रहे हो तो पंक्ति को चेक करना है। तो इस पंक्ति में अन्य जीरो है तो उसको काट देते हैं। तो पहले आपने पंक्तियों में किया, फिर आपने स्तंभों में। ठीक है, तो जीरो असाइनमेंट कब तक चलेगा? जब तक प्रत्येक जीरो पर या तो क्रॉस या फिर बॉक्स ना बन जाए। तो पहले पंक्तियों में किया, फिर स्तंभों में। अब वापस पंक्ति में आ जाओ, पहली पंक्ति में। अब पहली पंक्ति में कितने जीरो है? केवल एक है, ये वाला काउंट नहीं करना। वापस आ रहे हो तो पहली पंक्ति में कितने जीरो है? केवल एक जीरो है, और केवल एक होता है तो कर देते हैं। पंक्ति में कर रहे हो तो संगत स्तंभ चेक करोगे, स्तंभ में नहीं है तो किसको काटोगे? अब चेक करो, प्रत्येक जीरो पर या तो बॉक्स बन गया या फिर क्रॉस बन गया, तो आप बोलोगे असाइनमेंट हो चुका है। क्या बोलोगे आप लोग? असाइनमेंट हो चुका है, यानी कि बॉक्स बनाना है या फिर क्रॉस करना है, असाइनमेंट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दिया गया जो नियतन है वो सही है या नहीं है। तो आप बोलोगे कि चूंकि दिया गया नियतन सही है, दिया गया नियतन सही होता है, सही होता है यदि, सही होता है यदि प्रत्येक पंक्ति व प्रत्येक स्तंभ में एक और केवल एक नियतन, एक और एक नियतन, एक और केवल एक नियतन। इसका अर्थ है कि केवल संख्या में एक बॉक्स वाला जीरो होना चाहिए। दिया गया नियतन एक सही नियतन होता है यदि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में एक और केवल एक असाइनमेंट वाला जीरो, यानी कि बॉक्स वाला जीरो होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में बॉक्स वाले जीरो की संख्या ना तो एक से कम होनी चाहिए ना एक से ज्यादा, यानी कि एक नियतन होना चाहिए, एक बॉक्स होना चाहिए। जैसे पहली पंक्ति में एक बॉक्स है, ठीक है, दूसरी में है, तीसरी में, पहले स्तंभ में एक बॉक्स है, दूसरे में है, तीसरे में। तो ये जो नियतन आपने किया है ये आपका नियतन है सही है, और सही है तो आपका रिजल्ट आएगा कि अतः हल।
क्या लिखोगे? अतः हल। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए लिखा था, बी लिखा है, सी लिखा है, यहाँ पर कार्य फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा असाइनमेंट वाले जीरो के संगत अलॉटमेंट। इसका अर्थ है जहां पर बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, वो कार्य उस व्यक्ति को अलॉट किया जाएगा। इसका अर्थ है कि ए व्यक्ति को कौन सा कार्य करना होगा? सेकंड, यानी कि आप रिजल्ट लिखोगे कि ए के द्वारा सेकंड। ठीक है, बी के द्वारा कौन सा कार्य करवाना है? फर्स्ट, तो लिखोगे बी के द्वारा फर्स्ट कार्य। अब सी के सामने कौन सा है? थर्ड वाला है, तो सी के द्वारा कौन सा कार्य करवाओगे? थर्ड, तो लिखोगे सी के द्वारा कार्य करवाना है थर्ड। इस प्रकार से अगर अपन अलॉटमेंट करते हैं तो आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो न्यूनतम आएगा, किसके अनुसार? हंगेरियन विधि के द्वारा, यानी कि असाइनमेंट वाले जीरो। असाइनमेंट वाले जीरो का अर्थ है बॉक्स वाले जीरो। असाइनमेंट वाले जीरो के संगत वर्क जो है वो व्यक्तियों को अलॉट होते हैं, वो वाले कार्य उस व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है। अगर ऐसा करवाया जाता है तो टोटल जो खर्च आता है वो क्या होगा? न्यूनतम। अब न्यूनतम खर्चा अगर आपको बताना है कि कितने रुपए, तो लिखोगे अतः हंगेरियन से न्यूनतम सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन का नाम जेड। ठीक है, अब खर्चा अगर आपको लिखना है तो स्टेप फर्स्ट में जो लास्ट की मैट्रिक्स है, स्टेप फर्स्ट की जो मैट्रिक्स है उसमें जो खर्चा, उसमें जो कॉस्ट लिखे हैं इन जीरो के संगत, उसमें इन जीरो के संगत जो कॉस्ट लिखे हैं उनका क्या करना है? डायरेक्ट सम करना है। असाइनमेंट वाले जीरो के संगत मूल लागत मैट्रिक्स की लागत का योग ही न्यूनतम खर्च होता है, किसके अनुसार? किसके अनुसार? हंगेरियन विधि के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में आपका जो न्यूनतम खर्च आएगा, जैसे क्वेश्चन आपने ऐसे रफ में लिखा था, कौन सा क्वेश्चन था? जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, और अलॉटमेंट आपके पास कौन सा है? जैसे ये और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यानी कि अलॉटमेंट आपका हुआ है इनके संगत, इनके संगत। तो आपका जो लास्ट का सॉल्यूशन आएगा मिनिमम ऑफ जेड, वो आएगा कितना? मूल लागत मैट्रिक्स की कॉस्ट का सम 3, 1 और 2, यानी कि लिखोगे कितने? 6 रुपए। कितने रुपए? 6 रुपए। अगर इन व्यक्तियों के द्वारा ये कार्य कंप्लीट करवाने हैं, एक व्यक्ति के द्वारा केवल एक कार्य, तो 3 व्यक्तियों के द्वारा 3 कार्य अगर करवाने हैं, तो कौन से व्यक्ति के द्वारा कौन सा कार्य अगर अपन करवाएं तो टोटल खर्चा न्यूनतम आए, तो वो जो स्पेशल कार्य करवाने का तरीका है कि पहले के द्वारा ये करवा, दूसरे के द्वारा ये करवा, तीसरे के द्वारा ये करवा, वो अलॉटमेंट आपको करना है। वो टारगेट रहना चाहिए कि इस प्रकार से सेट कर कि टोटल जो खर्चा आता है वो न्यूनतम। तो वो जो सेट कर रहे हो वो आपका रिजल्ट आएगा कितना? कि पहले के द्वारा दूसरा, दूसरे के द्वारा पहला कार्य और तीसरे के द्वारा कौन सा कार्य करवा? तीसरा कार्य करवा। अगर ऐसा करवाता है तो तेरा जो टोटल खर्च है वो कितना? 6 आ रहा है, और वो क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? नियतन समस्या को हंगेरियन विधि से हल कर सकते हैं। तो कितने स्टेप थे? 4 स्टेप। कितने स्टेप? 4 स्टेप। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप में हंगेरियन विधि से कर रहे हो तो कितनी कंडीशन होती है आपके पास? 2 कंडीशन, संतुलित और मिनिमाइजेशन। संतुलित नहीं है तो छद्म पंक्ति और स्तंभ लेकर संतुलित करते हो, मिनिमाइजेशन में नहीं है तो -1 से कॉस्ट को गुणा करके मिनिमाइजेशन में चेंज करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करते हो? फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसका क्या करते हो? रो रिडक्शन। सही है, रो रिडक्शन के लिए दी गई पंक्ति में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको माइनस करते हैं। फिर इस रो रिडक्शन का क्या करते हो? कॉलम में क्या करते हो? दिए गए स्तंभ में सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सब में से घटाते हो, उसी स्तंभ के एलिमेंट में से घटाते हो। फिर क्या करते हो? इसका जीरो असाइनमेंट। तो जीरो असाइनमेंट का अर्थ है कि इस प्रकार से करना है। असाइनमेंट वाला जीरो कौन सा होता है? बॉक्स वाला। पहले पंक्तियों में फिर स्तंभों में। अगर पंक्ति में केवल एक जीरो है तो उस पर कर देते हैं, पंक्ति में कर रहे हो तो स्तंभ वाले जीरो को काटते हैं। अगर पंक्ति में एक से ज्यादा जीरो है तो उनको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार स्तंभों में आप लोग क्या करते हो? नियतन करते हो। अगर प्रत्येक जीरो पर बॉक्स या फिर क्रॉस बन जाता है तो आपका नियतन हो जाता है, आपका नियतन हो जाता है। अब यदि ना तो बॉक्स बन रहा है ना क्रॉस बन रहा है, अब यदि ना तो बॉक्स बन रहा है और ना ही क्रॉस बन रहा है, उस केस में अपन नियतन कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे आगे। अगर कुछ एक जीरो पेंडिंग रह रहे हैं तो उस केस में अपन क्या करते हैं? स्विच नियतन करते हैं, और वो वाला स्विच नियतन अपन कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जैसे किसी क्वेश्चन में कुछ एक जीरो पेंडिंग रह गए, जैसे आपका क्वेश्चन है ये वाला, जैसे ये जो मैट्रिक्स है ना इसके स्थान पर जैसे ऐसी मैट्रिक्स आ जाए 0 0 फिर 5, और यहाँ पर लिख दिया फिर 5 फिर 6 फिर 0
फिर लिखा मैंने 0 0, फिर लिखा 7, फिर 0 1 2 लिखा। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर नियतन कर रहे हो तो पहले पंक्ति में कितने हैं, कितने हैं, 2 है, एक से ज्यादा छोड़ देते हैं, दूसरी में 1 है तो कर देते हैं संगत स्तंभ में, चेक करते हैं कोई है तो काट देते हैं। फिर इसके अंदर कितने हैं बच्चों, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर, चलो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं, यहाँ पर भी मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 2 है, एक से ज्यादा है छोड़ देते हैं, इसके अंदर भी एक से ज्यादा है छोड़ देते हैं। अब आओ इसके अंदर पंक्तियों का हो गया, अब स्तंभ में, पहले स्तंभ में एक से ज्यादा छोड़ देते हैं, दूसरे में एक से ज्यादा छोड़ देते हैं। जैसे ये तो संतुलित नहीं थे, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। जैसे एक बार दूसरा उदाहरण ले रहा हूं मैं, क्योंकि संतुलित ही नहीं है, क्वेश्चन बना रहा हूं। जैसे 0 असाइनमेंट के संगत आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे ये मैंने लिखे 0 0, ठीक है, फिर यहाँ पर 5, फिर 6, फिर लिखा 0 0 और 2 1, ठीक है, और यहाँ पर 5 7, फिर 0, फिर लिखा 1 और 2 1, फिर लिखा 3, फिर यहाँ पर 0। ये वाला उदाहरण देखो। ठीक है, पहले पंक्तियों में एक से ज्यादा 0 छोड़ देते हैं, दूसरी में एक से ज्यादा 0 छोड़ देते हैं, इसके अंदर एक केवल एक 0 है तो कर देते हैं, संगत स्तंभ को चेक करते हैं, इसके अंदर एक 0 है तो कर देते हैं, संगत स्तंभ में चेक करते हैं, कोई होता तो काट देते हैं। पंक्तियों का काम कंप्लीट। अब पहले स्तंभ में एक से ज्यादा, दूसरे में एक से ज्यादा, आगे नहीं, फिर पंक्तियों में एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, स्तंभ में एक से ज्यादा, 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 असाइनमेंट नहीं हो रहा। और जब असाइनमेंट नहीं होता है उस केस में आप लोग क्या करते हो, स्वेच्छा नियतन करते हो। और ये जो स्वेच्छा नियतन होता है वो करने का एक सिस्टम होता है जो कि अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे करते हैं कि उस पंक्ति का चयन करते हैं, उस पंक्ति का चयन करते हैं जिसके अंदर न्यूनतम संख्या में 0 है। तो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो मैं इसका चयन कर रहा हूं। अब यहाँ पर 2 0 है तो आपको क्या करना है, स्वेच्छा नियतन यानी कि खुद की मर्जी से बॉक्स बनाना है। तो इस पंक्ति में 2 स्थान पर बॉक्स बना सकते हैं, या तो इस स्थान पर या फिर इस स्थान पर। तो पहला आपका जो केस आएगा वो आएगा कि इस स्थान पर अगर बॉक्स बना दे तो क्या होगा, इस पर क्या है, स्वेच्छा नियतन। जब भी आप लोग स्वेच्छा नियतन करते हो तो उस पंक्ति वाले अन्य 0 को भी काटते हो और स्तंभ वाले अन्य 0 को भी काटते हो, तो इसको भी काटना है और इसको भी काटना है। ये आपका पहला केस। फिर आगे पुराने नियमों से नियतन करते हैं तो इस पर नियतन होगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड आपका केस जो है वो केस इस प्रकार से होगा कि जैसे आप लोग इस पंक्ति का आपने चयन किया था, जैसे आपने इस पंक्ति का चयन किया तो इस बार आप लोग क्या कर रहे हो, इस पर स्वेच्छा नियतन कर रहे हो। और जब भी स्वेच्छा नियतन करते हैं तो याद रखना है कि पंक्ति वाले अन्य 0 भी काटने हैं और स्तंभ वाले अन्य 0 भी काटते हैं। अब पुराने नियमों से नियतन, तो इसके अंदर 1 है तो आप लोग क्या करोगे, नियतन कर दोगे, तो ये स्वेच्छा नियतन हो जाएगा। यानी कि आपके पास कितने प्रकार के नियतन आ जाएंगे, एक तो यहां से आएगा पहले केस वाला, एक यहां से आएगा। लास्ट का आंसर इस प्रकार से अलॉटमेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से अलॉटमेंट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, अलॉटमेंट के संगत जो मूल लागत मैट्रिक्स थी उसकी कोष्ट का सम करोगे। मानकर चलो यहाँ पर तो कोष्ट का सम 100 आ रहा है और यहाँ पर 120 आ रहा है, तो आपका फाइनल रिजल्ट आपका क्या होना चाहिए, न्यूनतम। तो आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा ये वाला अलॉटमेंट, क्योंकि इसके द्वारा खर्चा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन और उदाहरण जो है वो अपन देखें नेक्स्ट क्लास में भी। ठीक है, ओके जी।